हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? मुझे इतने डरावने सपने रोज क्यों आ रहे हैं? क्या कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली मेरे साथ में? बचा ले भगवान, मुझे बचा ये लो। कहानी कृष्णा मौर्य की है, जिसकी उम्र 20 साल है और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर और हैंडसम है। ये दिल्ली में करोल बाग में एक रेंटेड रूम में अकेले रहता है। मौर्य के पेरेंट्स उसे उसकी 17 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसे छोड़कर भगवान के पास चले गए। ते मौर्य ने अपने बचपन से ही अपनी लाइफ में बहुत परेशानियां दिखी है और इसे कुछ समय से काफ़ी डरावने सपने आ रहे हैं। कल रात के सपने की वजह से मौर्य बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा है। और मोरिया मेरे यार, क्या हाल है? और आज के लिए क्या बहाना है तेरे पास? आज फिर से देर? अरे बॉस को पता चल गई ना तो बहुत सुनाएगा। और क्या हो गया, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों दिख रहा है? सब ठीक तो है ना? कहीं रात को फिर से कोई डरावना सपना तो नहीं देख लिया? कोई चुड़ैल वगैरह तो नहीं आ रही तेरे सपने में जिसे तेरे से मोहब्बत हो गई हो? बता दे। अरे नहीं यार, मैं क्या बताऊं, बस मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। छोड़ो यार संजीव भाई। कोई बात नहीं यार, तू टेंशन मत ले। मैंने सारा प्लान कर लिया है और बॉस ने हमारी लीव अप्रूव कर दी है। अब तू चलेगा मेरे गांव मेरे साथ, और आज शाम को ही निकलना है। शाम को जल्दी ऑफिस से निकल के सारी पैकिंग कर लियो। 11 बजे की हमारी बस है। ठीक है, तू मेरे साथ चल रहा है और अपना मूड अच्छा कर, और वहाँ चल के दोनों भाई इंजॉय करेंगे। संजीव और मौर्य दोनों अपने जर्नी पर निकल जाते हैं। इन दोनों को पता भी नहीं है कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। संजीव मौर्य को अपने गांव में ले जाता है और संजीव का गांव पहाड़ों में है, जिसके रास्ते से ही इन दोनों की लाइफ बदलने वाली थी। संजीव और मौर्य दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए निकल पड़े थे। ये संजीव के गांव उत्तराखंड जा रहे थे। बस इनको सुबह के 3 बजे या 4 बजे तक इनके स्टैंड पर ड्रॉप करने वाली थी। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़नी स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह के 3 बजकर 45 मिनट के आसपास मौर्य और संजीव को बस वाले ने ड्रॉप कर दिया था और उनको जंगल के रास्ते से जाना था, जो कि काफ़ी लंबा होने वाला था। चलो चलो उतरो। आप दोनों, आपका स्टॉप आ गया है। अबे भाई संजीव, ये बस वाले ने हमें कहाँ उतार दिया यार? यहाँ तो तेरा कोई गांव तो दूर, कोई घर वर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है मेरे भाई। ये कौन सा गांव है तेरा? अरे मेरे भाई, मेरे गांव तक अभी गवर्नमेंट नहीं पहुंची है, इसी वजह से यार वो थोड़ा सा जंगल के अंदर में से रास्ता आता उसका। और यही तो खासियत है यार उसकी खूबसूरती की, अभी तक गवर्नमेंट वहां नहीं पहुंची है, तभी तो मेरा गांव इतना सुंदर है। तुझे ऐसी थोड़ी घुमाने लेके जा रहा हूँ मेरे दोस्त वहां पे। तू एक बारी चल तो सही, फिर तुझे पता चलेगा कि मेरा गांव कितना खूबसूरत है। पहाड़ों के अंदर कितना अच्छा लगता है आकर, यहाँ की सुबह और शाम दोनों ही मौर्य देख। और संजीव दोनों ही गांव की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में बनी पगडंडियों के सहारे वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। सर्दियों का समय चल रहा था। सर्दियों में सूरज भी काफ़ी देर में निकलता है, जिस वजह से इनको 4 बजकर 30 मिनट के करीब में भी जंगल में काफ़ी अंधेरा मिल रहा था। ज़्यादा अंधेरा होने के कारण काफ़ी डर भी लगने लगता है, जिस वजह से घबराहट होने लग जाती है और साथ ही साथ बाघ और बेड़ियों की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी एकदम से बिजली कड़कती है और बारिश तेज़ हो जाती है। संजीव और मौर्य दोनों ही भीगने लग जाते हैं। संजीव मौर्य को बोलता है, भाई बारिश बहुत तेज़ हो गई है, हमें कहीं ना कहीं अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तभी इन दोनों को आगे एक गुफा दिखाई देती है और ये दोनों भागकर उस गुफा में चले जाते हैं। गुफा में आते ही वह दोनों चैन की सांस लेते हैं। मोरिया अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर देखने लगता है कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है अंदर। तभी मौर्य की नज़र एक दीवार पर जाती है और वहाँ कोई जानवर तो नहीं दिखता इन्हें। मगर वहाँ दीवार पर बने कुछ अजीब चित्र देखते हैं और जैसे ही यह दोनों आगे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो कोई रिचुअल हुआ है। वहाँ देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ पर किसी तांत्रिक या अघोरी ने कोई तंत्र क्रिया की हुई है। दीवार पर काले और लाल रंग से काफ़ी सारे चित्र बने हुए होते हैं, जो कि काफ़ी डरावने लग रहे थे देखने में। और जैसे है वह दोनों थोड़ी और अंदर जाते हैं,
वह दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक लाल और काले कपड़े के अंदर एक हड्डी और किसी का खून लगाकर उसे बांधा हुआ है। यह देखकर मौर्य और संजीव काफ़ी डर जाते हैं। तभी मौर्य संजीव से बोलता है कि यह कौन-सी जगह है भाई? तेरे गाँव के रास्ते में ही इतना काला जादू हो रखा है। तभी संजीव बोलता है मौर्य से, भाई मेरे गाँव में तो सभी साधारण लोग हैं, बिल्कुल शांत लोग रहते हैं। कोई किसी से लड़ता झगड़ता भी नहीं है। लोग खुद अपनी खेती करते हैं और मिल बाँट कर सारे काम करते हैं। मैं भी यहाँ ये सब पहली बार देख रहा हूँ कि ये क्या हो रखा है। तभी मौर्य का सर एकदम से भारी होने लगता है। उसे घबराहट होने लग जाती है। उसे अपने डरावने सपनों की झलक दिखने लग जाती है और मौर्य को चक्कर आने लग जाते हैं। तभी संजीव एकदम से मौर्य को पकड़ता है और पूछता है, भाई क्या हुआ? और मौर्य बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद संजीव अपने बैग में से एक पानी की बोतल निकलता है और घबराते घबराते मौर्य के मुंह पर पानी डालता है। मौर्य एकदम घबराता हुआ होश में आता है। तभी संजीव पूछता है मौर्य से, भाई क्या हुआ? तू ऐसे बेहोश कैसे हो गया? और मौर्य कुछ नहीं बोलता है, बस बैठा हुआ डर से कंपकपाता रहता है। संजीव फिर से पूछता है मौर्य से, भाई क्या हो गया? क्यों इतना डर रहा है? मुझे भी तो बता, क्या बात हो गई? तू इतना घबरा क्यों रहा है? संजीव के फिर से पूछने के बाद मौर्य बताता है कि इस गुफा को वो अपने सपनों में पहले ही देख चुका है। ये बात सुनकर संजीव चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो तुम पहली बार आए हो। तभी मौर्य बोलता कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, और सोच कर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। संजीव बोलता है मौर्य से, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और देख, बारिश भी अब रुक चुकी है और दिन भी निकलने लगा है। अब हमें गांव की ओर चलना चाहिए। संजीव और मौर्य वहां से निकल जाते हैं और गांव पहुंचकर संजीव के घर में आराम करते हैं। 2-3 घंटे सोने के बाद संजीव के मम्मी दोनों को जागती है और उन्हें खाना खाने के लिए बोलती है। संजीव और मौर्य दोनों उठकर फ्रेश होकर खाना खाते हैं। संजीव के मम्मी ने अपने हाथों से भांग की चटनी और रबड़ी, जो श्यामा का चावल से बनाई जाती है, भरवां गहत चपातियाँ, उड़द के पकौड़े जैसी बहुत सी चीज़ें बनाई हुई ते। इतना सब देखकर संजीव और मौर्य के तो मुंह में पानी ही आ गया और वह दोनों रात की सारी बातें भूल गए। खाना खाने के बाद संजीव मौर्य को अपना गांव दिखाने ले जाता है और सारा दिन बाहर घूमने के बाद फिर जब संजीव मौर्य को शाम को अपने घर वापस लेके आता है, तो मौर्य को संजीव के साथ वाले घर के सामने से निकलते हुए बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो मौर्य संजीव से पूछता है कि यहाँ कौन रहता है? तो संजीव बताता है कि यहाँ तो उसके पापा के दोस्त अपने फैमिली के साथ रहते हैं। शनिवार की रात थी। संजीव और मौर्य दोनों खाना खाने के बाद बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते। तभी किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह औरत रोते हुए सबसे अपने बच्चे के बारे में पूछती है। उस औरत का बच्चा करीब 7 साल का होगा, जो सारा दिन से अपने घर से बाहर था। जब रात ज़्यादा हो गई और वो अपने घर नहीं आया, तो उसके घर वाले परेशान हो गए। तभी किसी ने बताया कि उसके बच्चे को शाम को जंगल में जाते हुए देखा था। एक लड़की के साथ सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं, जिसका नाम विपिन होता है। ढूंढते ढूंढते सुबह के 4 बज जाते हैं, मगर उस बच्चे का कोई पता नहीं चलता। और संजीव मौर्य से बोलता है, वह बहुत थक चुका है और मौर्य को घर चलने के लिए बोलता है। घर में आकर दोनों लेट जाते हैं, मगर मौर्य को नींद नहीं आती। सोच कर उस बच्चे के बारे में उसे पता नहीं क्यों संजय के सामने वाले घर में शक होता है, क्योंकि जब रात को सारा गांव विपिन को ढूंढ रहता था, तब उस घर से कोई भी बाहर नहीं आया। इतना शोर होने के बाद भी वो लोग बाहर क्यों नहीं आए? सुबह होते ही मौर्य संजीव को बोलता कि वो उसे उस घर में लेके जाए। संजीव पूछता कि वो वहां क्यों जाना चाहता है, तो मौर्य उसे सब बता देता है। संजीव मौर्य को उस घर में लेकर जाता है। घर में जाते ही सब घर वाले संजीव और मौर्य से बहुत प्यार से बात करते हैं, मगर मौर्य को वहाँ कुछ अजीब सा लगता है। उस घर का मालिक, जिसका नाम मुकेश होता है और उसकी बीवी का नाम सीमा होता और उनकी लड़की का नाम सोनिया होता है, संजीव और मौर्य वहाँ बैठकर काफ़ी बातें करते हैं। तभी सोनिया चाय लेके आती है। जैसे सोनिया आती, मौर्य का सर भारी होने लगता है। उसे अपने सपने फिर से दिखाई देने लगते हैं।
संजीव सोनिया को बहुत ध्यान से देखता है और याद करने की कोशिश करता है कि इसे पहले कहाँ देखा है। तभी मौर्य को एकदम से एक अजीब सा महसूस होता है और उसे याद आता है कि सोनिया को उसने अपने सपने में देखा होता है। मौर्य संजीव को इशारा करता है कि बाहर चलते हैं और अब वो वहाँ और देर तक नहीं बैठ सकता। संजीव मौर्य का इशारा समझता है और बहाना बनाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। संजीव बाहर आकर मौर्य से गुस्सा होकर पूछता है कि वो इसे बाहर आने के लिए क्यों बोल रहा था। मौर्य संजीव को सॉरी बोलता है और पूछता है कि तुझे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। उनके घर में संजीव मना करता है और बोलता कि तू ऐसा क्यों पूछ रहा है। मौर्य संजीव को बताता है कि शायद उसने सोनिया को भी पहले अपने सपनों में देखा है। संजीव एकदम से चौंक जाता है और हैरान होकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मौर्य बोलता कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और मौर्य संजीव से इशारा करके बोलता है कि वो सोनिया की छत पर देखे वहाँ एक कौवा बैठा हुआ है और जिस दिन से वो इस गांव में आए हैं वो कौवा उसके ऊपर नजर रखे हुआ है और ये कौवा दूसरे कौवों से देखने में ज्यादा काला और बड़ा है। संजीव बोलता है कि नहीं भाई, तुझे कोई गलत एफएमई हुई होगी, गांव में ऐसे कौवे दिखते रहते हैं। मौर्य शांत रहता है और संजीव से कुछ नहीं बोलता। संजीव मौर्य को गांव के पास एक नदी के किनारे लेकर जाता है और वहां वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और आराम करते हैं और उस बच्चे के बारे में सोचते हैं जो रात को खो गया था और अभी तक अपने घर नहीं आया था। शाम को जब वह दोनों अपने घर आते हैं तो वह दोनों सोनिया को वहां बैठा देख चौंक जाते हैं। तभी संजीव की मम्मी बताती है कि आज सोनिया अपने हाथों से खीर बनाकर लाई है। सोनिया और मौर्य दोनों एक दूसरे को देखा और सोनिया बोली कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। मौर्य बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, बस यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है। तभी सोनिया बोलती है कोई नहीं, तुम्हारी सारी परेशानी थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, तुम अपनी सारी परेशानियों से मुक्त होने वाले हो। मौर्य को यह एक धमकी लगती है और वो शांत खड़ा रहता है। सोनिया वहाँ से चली जाती है और संजीव की मम्मी दोनों के लिए खाना लेके आती है। संजीव और मौर्य दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं और अपने बिस्तर पर बातें करते सो जाते हैं। तभी मौर्य को कैसे लड़की के चलने की आवाज़ आती है और वो उठकर बैठ जाता है। उसे किसी के घुंघरू की आवाज़ आती है और मौर्य बाहर निकलकर देखता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और वह सारा घर देख लेता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। मौर्य बाहर आता और देखता है कि शायद सोनिया जंगल की तरफ जा रही है। वो भाग कर जाता है और संजीव को उठाकर बाहर लेकर आता है और उसे सब बता देता है। फिर वह दोनों सोनिया का पीछा करते एच और जंगल से होते हुए उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां संजीव और मौर्य गांव आने से बारिश से बचने के लिए गए थे। संजीव और मौर्य सोनिया को वहां कोई तंत्र करते हुए देखते जिसमें उसने उस बच्चे के बलि दे रही होती है जो उस रात खो गया था, जिसका नाम विपिन था। सोनिया विपिन का खून हवन कुंड में डाल रही होती है और थोड़ा खून पी रही होती है और बाकी बचे खून को अपने ऊपर डाल रही होती है। यह सब देखकर संजीव और मौर्य दोनों दंग रह जाते हैं। गुफा का भयानक मंजर देख मौर्य और संजीव की रूह कांप उठती है। दोनों को डर तो बहुत लग रहा था मगर दोनों ने हौसला करके एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकले। उन दोनों के अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी था क्योंकि जो उन्होंने उस बच्चे के साथ होते देखा वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने आ रहा था। बार बार बहुत देर तक जंगल में भागते भागते वह एक पेड़ का नीचे जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस चुड़ैल को वह दोनों कैसे हारेंगे। सुबह हो जाती है और वह दोनों अपने गांव वापस आ जाते हैं। संजीव और मौर्य उसे चुड़ैल के बारे में गांव में सभी को बताते हैं मगर कोई भी उन दोनों की बात पर यकीन नहीं करता है। संजीव और मौर्य दोनों परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो गांव वाले भी उनके साथ नहीं है, वह क्या करे, अब उसको कैसे हराएंगे। मौर्य देखा है कि जो कौवा सोनिया के घर के ऊपर बैठा हुआ था वह अभी भी उन पर नजर बनाए हुए हैं। दोपहर का समय हो रहा था। संजीव और मौर्य दोनों ही घर में बैठकर सोच रहे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। तभी मौर्य की आंख लग जाती है और उसको सपने आने लग जाते हैं
उसके सपने में एक साधु आते हैं जो उसे एक मंत्र बताते हैं और बताते हैं कि उसे चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी चुटिया में है और इस मंत्र को इस्तेमाल करने से पहले उसे यह मंत्र सिद्ध करना होगा। तभी संजीव मौर्य को एकदम उठा देता है और बताता है कि वह नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था और पूरा पसीनो पसीनो हो गया था। मौर्य संजीव को अपने सपने के बारे में बताता है और बोलता है कि उसे बाबा को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर उसने उसे बाबा को नहीं ढूंढा तो वह उस मंत्र को सिद्ध करने की क्रिया को नहीं जान सकेगा। वह दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं। उसे साधु की तलाश में काफी दिन हो जाते हैं, मगर उन्हें उन साधु का कोई ठिकाना नहीं मिलता। संजीव परेशान होकर मौर्य से बोलता है, भाई ऐसे तो हम इस जंगल में घूमते रहेंगे मगर हमें साधु नहीं मिलेंगे, हमें कुछ करना होगा। मौर्य संजीव की बात से सहमत होता है और दोनों एक जगह पर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। मौर्य बैठकर मनी मन में साधु का ध्यान करने लगता है और उसे साधु के ठिकाने का एहसास होने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे साधु कहाँ मिलेंगे। मौर्य संजीव को बताता है कि अब उन्हें किस दिशा की ओर जाना है। वह दोनों अपने सफर पर फिर से निकल पड़ते हैं। 2 दिन के सफर के बाद वह उस साधु के ठिकाने पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि साधु महाराज तो पहले ही किसी योग में बैठे हुए हैं। वह दोनों जैसे ही साधु के पास जाते हैं तभी साधु आंखें बंद करे मौर्य और संजीव को बोलते हैं कि आ गए तुम दोनों, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था। मौर्य और संजीव यह सुनकर चौंक जाते हैं और साधु को नमस्कार करके पूछते हैं कि बाबा आपको कैसे पता था कि हम दोनों आने वाले हैं। बाबा बताते हैं कि तुम दोनों का यहाँ आना कोई दुर्घटना नहीं है, यह सब पहले से ही लिखा हुआ था। वह मौर्य को बोलते हैं कि मौर्य तुम्हें ही उसे चुड़ैल को खत्म करना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है और उसकी चुटिया को कैसे काटना है। बाबा मौर्य को बताते हैं कि उसे 7 दिन की सेवा करनी होगी, जिसमें उसे सिर्फ फल आहार पर रहना होगा और सिर्फ एक लंगोट डालकर नदी के किनारे बैठकर उसे इस मंत्र का जाप करना होगा। मौर्य पूछता है, बाबा मुझे कैसे पता चलेगा कि यह मंत्र सिद्ध हो चुका है? बाबा बताते हैं कि बेटा, जब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर एक अजीब से सनसनाहट तुम्हें महसूस होने लगेगी, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा। संजीव बाबा की बात मानकर वह अपनी सिद्ध करने के लिए रात से ही ध्यान करने और मंत्र सिद्ध करने बैठ जाता है। 7 दिन बाद मौर्य जब अपने ध्यान से उठता है तो संजीव उसको बड़े ही ध्यान से देखता है और मौर्य से कहता है कि भाई तेरे अंदर तो एक अजीब सा ही तेज दिखाई दे रहा है। तभी बाबा मौर्य और संजीव को बताते हैं कि अब मौर्य तुम तैयार हो और आने वाली अमावस्या की रात में ही तुम्हें उसे चुड़ैल का खात्मा करना होगा। अमावस्या की रात 2 दिन बाद आने वाली थी। मौर्य और संजीव दोनों ही उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। वह दोनों उसे गुफा के पास पहुंचकर उसे चुड़ैल का इंतजार करते हैं, जो कि अमावस्या की रात और 3 बच्चों की बलि देने वाली थी। वह देखते हैं कि वहां पर कुछ और बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं। मौर्य एक खंजर बनता है और उस खंजर के ऊपर उस मंत्र से उस खंजर को सिद्ध करता है और साधु जी ने उन्हें शमशान की राख भी दी थी। उस राख को वह दोनों उन बच्चों के चारों तरफ डाल देते हैं। फिर अमावस की रात आती है। चांद पूरा लाल दिख रहा होता है जानवरों की और वीडियो की आवाज आ रही होती है। संजीव और मौर्य को काफी डर भी लग रहा होता है, मगर वह दोनों हौसला करके उस चुड़ैल का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। वह चुड़ैल जैसे ही आती है, संजीव और मौर्य को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि आ गए तुम दोनों, अब इन बच्चों के साथ साथ मैं तुम दोनों की भी बलि दे दूंगी और अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना लूंगी और अपना लक्ष्य पूरा कर सकूंगी। मौर्य संजीव को इशारा करता है और संजीव भागकर गुफा के बाहर वही रख डाल देता है जो उन्हें उन साधु ने दी थी, ताकि वह चुड़ैल उसे गुफा से बाहर ना निकल सके। मौर्य वही मंत्र जोर जोर से बोलने लगता है और चुड़ैल कमजोर होने लग जाती है। चुड़ैल बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और मौर्य के ऊपर हमला करती है। मौर्य अपने आप को बचाते हुए पीछे होता है, मगर फिर भी चुड़ैल के लंबे लंबे नाखून उसके शरीर पर लग जाते हैं। वह काफी जख्मी हो जाता है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। मौर्य के जख्मी हो जाने के कारण वह मंत्र उच्चारण करना बंद कर देता है
और चुड़ैल अपनी शक्तियों का आह्वान करने लग जाती है। तभी संजीव उस चुड़ैल का ध्यान भटकाता है और मौके का फायदा उठाकर मौर्य उसकी छुटियां काट देता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है। तभी मौर्य और संजीव चुड़ैल को आग लगा देते हैं और चुड़ैल जिंदा जलती रहती है और राख होने लगती है। मरते मरते वह मौर्य को श्राप देकर जाती है कि वह कभी भी इस कालचक्र से आजाद नहीं हो पाएगा और एक दिन इसी तांत्रिक क्रिया के चक्कर में वह भी अपनी जान गंवा देगा और इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और यह अगला जन्म लेकर वापस बदला लेने जरूर आएगी। ये सब हो जाने के बाद मौर्य और संजीव उन सभी बच्चों को आज़ाद करते हैं और गांव में वापस लेकर आते हैं। गांव वाले मौर्य और संजीव के आगे अपना दुख जताते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उनकी उसे समय बात नहीं मानी। जब वह सबको उस चुड़ैल के बारे में बता रहे होते हैं, मौर्य और संजीव सभी को माफ़ करते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अपने घर करोल बाग में आने के बाद मौर्य को उसी रात को उस बाबा का एक सपना आता है जिसमें वह बाबा उसे बताते हैं कि आगे और भी परेशानियां आने वाली है और उसको उन परेशानियों का सामना करने के लिए और भी मंत्र सिद्ध करने होंगे और सिद्धियां हासिल करनी होगी।